बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल अमलगम और जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो अच्छी हैं बुरी हैं, हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद मैनिपुलेशन की डिस्कशन करेंगे और एट द एंड इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़े से बताएंगे। सबसे पहले आता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी, कितना ये स्टेबल है डायमेंशनली। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू मार्जिनल गैप, माइक्रो लीकेज, secondary caries एंड प्लैक accumulation। ज़ाहिर बात है, जब एक कैविटी आपने बनाई हुई है उस कैविटी से आपकी जो अंदर आपकी फिलिंग है वो छोटी हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो आपके स्पेस सराउंडिंग में स्पेस आ जाएगी। आपकी कैविटी तो बड़ी बनी है लेकिन आपकी फिलिंग श्रिंक कर गई है, तो वहाँ पे प्लैक accumulation हो जाएंगी, वहाँ पे फूड डेब्रिस आना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे माइक्रो लीकेज भी हो सकती है, secondary caries बन सकती हैं इनफैक्ट के, वहाँ पे फिर मार्जिनल गैप टूथ फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकती है। और उसके उलट अगर एक्सपेंशन हो जाए, आपकी कैविटी की ओरिजिनल साइज से फिलिंग ज़्यादा हो जाए, तो वो एक तो वो बाहर आ जाएगी, थोड़ी सी प्रोट्रूजन ऑफ द फिलिंग फ्रॉम द कैविटी। प्रेशर ऑन द पल्प के ऊपर प्रेशर आएगा क्योंकि पल्प पर फ्लोर पे भी है, तो कैविटी की जो अंदर फिलिंग है वो हर सारी दीवारों पे भी फोर्स लगाएगी, पल्पल वॉल पे भी फोर्स लगाएगी और बाहर भी प्रोट्रूड कर जाएगी और पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी भी आ सकती है। उसके बाद डायमेंशनल चेंजेस अपॉन सेटिंग लिखा हुआ है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डायमेंशनल स्टेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाई मर्करी वॉल्यूम, एक्सपेंशन बढ़ जाती है उससे, क्योंकि वो लिक्विड अगर ज़्यादा डालेंगे, मर्करी ज़्यादा डालेंगे तो प्लास्टिक मैट्रिक्स हो जाएगा, प्लास्टिक फॉर्मेशन हो जाएगी। लो मर्करी रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए हमें एक एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए होती है 1:1 की। आगे डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं। एक्सेस मर्करी कैन बी रिमूव्ड बाय। डेंटल अमलगम का सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होता है कि क्यों हम लोग यूज़ नहीं करते। डेंटल अमलगम के अंदर मर्करी टॉक्सिसिटी होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है और टूथ के लिए भी हार्मफुल होती है, इसीलिए हमें मर्करी की एक प्रिसाइज क्वांटिटी ही चाहिए होती है। एक्सेस मर्करी कैन बी रिमूव बाय हाई कंडेंसेशन। एक कंडेंसर होता है, उससे हम फिलिंग जब करते हैं तो हम कंडेंसर उसके स्टेप भी आता है उसका, कंडेंसेशन करते हैं। हाई कंडेंसेशन प्रेशर से फिर वो जितना हम कंसाइज कर सकते हैं उसको करते हैं और एक्सेस मर्करी लीच आउट हो जाता है और फिर हम उसको उठा लेते हैं। लॉन्गर ट्रैचुरेशन टाइम, हम ज़्यादा देर के लिए उसको मिक्सिंग कर सकते हैं ताकि अच्छा कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बने और फिर हम उसको फिलिंग मटेरियल को कैविटी में पोर करें। यूज़ ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल्स, हम जितने स्मॉल साइज और स्मूथ और स्फेरिकल साइज या जो भी पार्टिकल्स करेंगे तो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स का क्या होगा कि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उनका, तो वो पेस्ट भी जल्दी बनाएंगे, वो लिक्विड और पाउडर को जैसे मिक्स करेंगे वो एक अच्छी कंसिस्टेंसी बना देंगे और फिर उससे मर्करी लीच आउट भी नहीं होगा। उसके बाद स्क्वीज एक्सेस मर्करी आउट ऑफ द अमलगम। जब हम कंडेंसेशन कर देते हैं फिर हम ओवर पैकिंग करते हैं और ओवर पैकिंग के बाद हम एक्सेस मर्करी को उठा लेते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी, अमलगम डज नॉट केमिकली एडहेयर टू द टूथ सरफेस। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि अमलगम वो की जो हम रिस्टोरेशन करते हैं दैट इज़ मैकेनिकली रिस्टोरेशन। अमलगम केमिकली और माइक्रो मैकेनिकली बाउंड नहीं करता टूथ के साथ, हमें ज़बरदस्ती इसको टूथ के साथ बाउंड करवाना पड़ता है, तो इसी के लिए हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं। जितनी भी क्लासेस आपने पढ़ी है, जीवी ब्लैक की क्लासेस पढ़ी होंगी, क्लास 1 2 3 6 क्लासेस होती हैं, हम उनके अंदर वो लाइन एंगल्स बनाते हैं, पॉइंट एंगल्स बनाते हैं, हम वो राउंड रिटेंशन फॉर्म करते हैं, हम रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं, वो सिर्फ मैकेनिकली रिटेन रहे कैविटी के अंदर, वो सब कुछ अमलगम के लिए करते हैं। अमलगम कोई केमिकली या माइक्रो मैकेनिकली टूथ के साथ बाउंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसकी ऐसा सच प्रॉपर्टीज होती नहीं है, हाइड्रोक्सी पोटैटो के साथ रिलेशन तो इसका होता नहीं है। ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन कटिंग ऑफ डेंटिन कॉजेज पल्पल फ्लूइड टू फ्लो इनटू द इंटरफेशियल गैप। ये नॉर्मली हो सकता है कि जब हम कैविटी प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ से पल्पल फ्लूइड फ्लो कर जाता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी उससे भी आ सकती है। एनी चेंज इन द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड कॉजेज पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी। जब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अमलगम के अंदर एक्सपेंशन अगर हो जाती है तो क्या होता है कि वो पल्पल फ्लोर के ऊपर भी प्रेशर डालता है, तो उससे भी पल्पल फ्लोर पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो उससे पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी आ सकती है। इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, मैं लिखता हूँ यूज़ ऑफ डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट्स मिलते हैं टू सील द डेंटल ट्यूब्यूल्स बिफोर प्लेसिंग अमलगम। मोस्टली हम यूज़ करते ही हैं ये डेंटल ट्यूब्यूल्स को सील करने के लिए ताकि उनके अंदर से फ्लूइड बाहर ना आए और पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी ना आए, क्योंकि कैविटीज़ जब कीरीज आती हैं तो कैविटीज़ काफ़ी पहले ख़राब होती हैं
दांत पहले ही काफ़ी ख़राब हो चुका होता है, वीक हालत में होता है, और जब हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं तो वो डेंटिन तक चली जाती है कैविटी, तो हमें डेंटल ट्यूब्यूल्स को सील करना पड़ता है यूजिंग डिफरेंट अदर मटीरियल्स, GIC वगैरह। यूज़ ऑफ कैविटी वार्निश, कैविटी वार्निशेस को ऑन कैविटी वॉल्स टू प्रोड्यूस गुड मार्जिनल सील। कैविटी वार्निश होती है, एक लाइनर्स और बेसिस भी होती हैं। कैविटी वार्निशेस को हम कैविटी की वॉल्स पर लगाते हैं ताकि मार्जिनल सील अच्छा हो जाए और मार्जिनल गैप ना आए। उसके बाद डिलेड एक्सपेंशन और सेकेंडरी एक्सपेंशन मैंने लिखा हुआ है, अकर्स ड्यू टू जिंक कंटेमिनेशन। जिंक क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्सीडाइजर है, स्कैवेंजर एक्ट करता है, ठीक है, लेकिन जब जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा हमें हर वक्त है, तो जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जिंक ऑक्साइड की लेयर सब ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन भी वहाँ पे रिलीज होता है, दैट कलेक्ट्स विद इन द रिस्टोरेशन, और उसको निकलने की कोई जगह नहीं मिलती, और रिजल्ट इन इंटरनल प्रेशर। एक कैविटी के अंदर पहले ही हमने कंडेंस करके फुल पैक्ड कर दिया है और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होना शुरू हो जाए तो वो कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर एक्सपेंशन स्टार्ट्स आफ्टर 3 to 5 days एंड कंटिन्यूज फॉर मंथ्स, और फिर पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी भी आ सकती है, प्रेशर फील होता है, और फिर उससे सेकेंडरी केरीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अमलगम, स्ट्रेंथ हाईली स्ट्रेंथ होती है इसकी, हाईली रेजिस्टेंट टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होता है, और ये क्योंकि हम मोस्टली पोस्टीरियर टीथ में यूज़ करते हैं, एंटीरियर्स में नहीं करते क्योंकि एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं होता। उसके बाद लिखता हूँ ससेप्टिबल टू मार्जिनल ब्रेकडाउन। मार्जिनल ब्रेकडाउन इसके अंदर होता है, गुड रेजिस्टेंट टू एब्रेजन, एब्रेजन नहीं होती। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ लीड्स टू मोर गैमा फेज, ये जितने भी फेजेस हैं ये आपने याद करने हैं, और किसके अंदर कितनी मरकरी है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं सिर्फ आपको कराता हूँ। पार्टिकल साइज, लेथ कट और स्फेरिकल अलॉयज होते हैं। लेथ कट के अंदर वही इरेगुलर वन प्लेस है, मोर वॉइड स्पेस, वॉइड्स आती है कि टेंड्स टू रेजिस्ट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को रेजिस्ट करता है। उसके बाद स्फेरिकल अलॉयज की अपनी प्रॉपर्टीज, मोर प्लास्टिक, इजी टू कंडेंस, ठीक है, इसको कंडेंसेशन में इजी होती है, पोरिंग में आसानी होती है। ट्राचुरेशन, कंडेंसेशन, पोरोसिटी, इसको आगे डिस्कशन करते हैं मैनिपुलेशन में। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज क्रीप, क्रोजन एंड टार्शन। क्रीप क्या होता है, स्टैटिक क्रीप और डायनामिक क्रीप, दो चीज़ें होती हैं। स्टैटिक क्रीप के अंदर मैं लिखता हूँ टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस। हमने एक कैविटी बनाई, कैविटी के अंदर अमलगम, डेंटल अमलगम की फिलिंग कर दी। अब उसकी फिलिंग करते वक्त हमारा एक कोई बॉर्डर या एक कोई कोने के अंदर, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो यहाँ कहीं हमें उसकी ऐसी हमने सही तरह पैकिंग नहीं कर सकी, या जो भी हुआ उस एक पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है और वो कंटिन्यूसली हम बाइटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो हमेशा वो स्ट्रेस उसके ऊपर है, तो उसकी वजह से क्रीप हो सकती है, मार्जिनल ब्रेकडाउन हो सकता है टूथ। और डायनामिक क्रीप क्या होता है कि मोशन में जब क्रीप होती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रेसेस, जब हम ड्यूरिंग मैस्टिकेशन टूथ अक्लूजन में आते हैं, अपर एंड लोअर जॉ, तो वहाँ पे एक ख़ास पॉइंट पे अगर हमने कस्प को ज़्यादा बना दी है या हमने फोसा को ज़्यादा बना दी है, मतलब टूथ मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं बनाई, तो कंटिन्यूसली जो अपर एंड लोअर जॉ अगर मैं आपको दिखा दूँ तो वो कंटिन्यूसली स्ट्रेस में आते रहेंगे मैस्टिकेशन फोर्सेस में। तो क्या होता है कि वहाँ से भी ब्रेकडाउन हो सकता है, मार्जिनल ब्रेकडाउन हो सकता है। ये देखें, ये नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल टूथ है, मैंने बनाने की कोशिश की, और ये वहाँ पे मार्जिनल ब्रेकडाउन आया हुआ है, क्रीप हुई है, ठीक है। उसके बाद गैमा 2 के अंदर क्रीप ज़्यादा होती है, वो वैसे वीक है, ऊपर मैंने इसको कंपैरिजन किया हुआ है सारे फेसेस को। उसके बाद टार्निश एंड करोजन की आती है बारी। करोजन क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बाय इट्स एनवायरनमेंट। सबको पता है कि करोजन स्टार्ट कैसे होती है, वो लेयर बन जाती है, ऊपर स्लाइवा की ऑक्साइड की लेयर बनती है और फिर केमिकली टूथ इरोजन हो जाती है, ठीक है। करोजन प्रोडक्ट्स ऑक्साइड्स और क्लोराइड ऑब्टेन होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ करोजन क्या होते हैं कि करोजन के अगर मार्जिनल ब्रेकडाउन हो रहा है टूथ एजिस से, तो करोजन वो गैप को फिल कर देता है, थोड़ी सी करोजन उस गैप को फिल कर देती है, जिसकी वजह से मार्जिनल मजीद ब्रेकडाउन नहीं होता और टूथ फ्रैक्चर नहीं होता और सेकेंडरी केरीज नहीं बनती। इस तरह की चीज़ें इसकी अच्छी भी हैं, लेकिन अगर ज़्यादा करोजन हो जाए तो रस्टिंग में चले जाता है, तो कैविटी फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसको फिर चेंज करना पड़ता है, हमें टूथ को ऐसे कैविटी को ऐसे बनाना पड़ता है कि हमें करोजन और वो नाम दे। उसके बाद टार्निश या डिस्कलरेशन ऑफ मेटल सरफेस, अब्रेजन हो जाती है, सल्फाइड ऑक्साइड क्लोराइड सेट कॉजेज अ थिन फिल्म टू फॉर्म। इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, डज नॉट अफेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो शाइनी स्मूथ सरफेस नहीं आती, और इसकी हम पॉलिशिंग करते हैं, इसको हम शाइनर वगैरह देते हैं, तो उससे हमें वो ठीक हो जाता है पॉलिशिंग। अगर पॉलिशिंग से सही ना हो, मतलब टार्निश बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमें फिर वो रिस्टोरेशन चेंज करनी पड़ती है। था
कि गैल्वेनिज्म में आपके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है, जैसे आपने 10th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आपको याद होगा। इसमें क्या होता है कि आपके अपर जॉ में, ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। अपर जॉ के अंदर आपने रिस्टोरेशन की है गोल्ड की, और लोअर जॉ में आपने रिस्टोरेशन की है डेंटल अमलगम की। और आपके जो मुंह के अंदर हमेशा माउथ में स्लाइवा होता है, तो स्लाइवा एज एन इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे काम करता है, और गोल्ड और डेंटल अमलगम के दरमियान एनोड और कैथोड जाते हैं, और इसके अंदर जो कंटेमिनेशन ऑफ डिसिमिलर मेटल्स होती हैं वहाँ पे एक सेल क्रिएट हो जाता है और गैल्वेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन और पेन जैसी फीलिंग आ सकती है, और जो कि नहीं होना चाहिए, गैल्वेनिक सेल की आ जाती है। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ अमलगम, फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस ऑफ अमलगम रिस्टोरेशन, कैविटी प्रिपेयर कैसे की है आपने, सिलेक्शन ऑफ अलॉय, लेस कट लिया है, स्फेरिकल लिया है, हाई कॉपर लिया है या लो कॉपर लिया है, उस पर डिपेंड करता है। यूज़ ऑफ प्योर डेंटल मर्करी टॉक्सिसिटी ताकि बाद में ना हो। उसके बाद आर्सेनिक एज कंटामिनेंट एज पल्पर डैमेज। उसके बाद एम्स ऑफ टेक्निक्स की वेरियस आ जाती हैं, कौन कौन सी, आप प्रोपोर्शनिंग सबसे पहला स्टेप है जो मैनिपुलेशन ऑफ डेंटल अमलगम में, वो प्रोपोर्शनिंग है कि आपने कितनी रेशो में कौन सा लेना है। 1:1 मैं पहले बता चुका हूँ, मर्करी एलॉय और पेस्ट, आपने वो मर्करी उतना लेना है एलॉय और मर्करी को। वॉल्यूमेट्रिक डिस्पेंसर्स होते हैं और एक कैप्सूल फॉर्म में आता है। वॉल्यूमेट्रिक डिस्पेंसर में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। अब अगर आपने डिफरेंट पाउडर यूज़ किया है, डिफरेंट मर्करी यूज़ किया, तो आप अपनी मर्जी से वॉल्यूम उसका रखें और सेट करें और पेस्ट बनाएं, और ठीक है। आजकल जो यूज़ होते हैं वो सेकंड टेक्निक है प्रोपोर्शनिंग की, दैट इज़ कैप्सूल। आपको रीयूजेबल कैप्सूल भी होते हैं, डिस्पोजेबल कैप्सूल भी होते हैं। आप कैप्सूल्स होते हैं इतने से, और उसके दरमियान में मेम्ब्रेन होती है, और एक साइड पे उसका अमलगम होता है और दूसरी तरफ होता है उसका मर्करी। आप उसको ऐसे ट्विस्ट करते हो और मेम्ब्रेन टूट जाती है और फिर वो मिक्स हो जाता है, और उसी तरह वो पेस्ट बन जाता है और आप डायरेक्टली कैविटी में पोर कर देते हो। तो दैट इज़ द ईजियर वे एज कम्पेयर टू वॉल्यूमेट्रिक, और आप बाहर उसको पेस्ट बना रहे हो और फिर उसको उससे सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। उसके बाद ट्रेचुरेशन आता है, सबसे पहला प्रोपोर्शनिंग था, फिर ट्रेचुरेशन। ट्रेचुरेशन के भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। इसके 3 फेजेस हैं। मिक्सिंग कैसे करते हैं, एक तो मैकेनिकल लिखा हुआ है और एक मैनुअल लिखा हुआ है। मैनुअल के अंदर क्या होता है कि मोटर एंड पेसल, जो कि पहले यूज़ होती थी, अब मैकेनिकली होती है। अमलगमेटर आता है और वो सिंपल मिक्स कर देता है। 3 कंसिस्टेंसीज होती हैं, एक अंडर सैचुरेटेड, मतलब पूरी तरह मिक्स नहीं हुआ और आपने पहले ही उसको कैविटी के अंदर पोर कर दिया है, और नॉर्मल मिक्स होता है जैसा कि हमें चाहिए फुल्ली वैसा ही, और ओवर ट्रैचुरेटेड, मतलब आपने ज़्यादा टाइम के लिए उसको मिक्स कर दिया है और ट्रैचुरेशन उसकी ज़्यादा दे दी है। और उसकी इन तीनों की अपीयरेंस कैसे होगी, अगर आपने अंडर ट्रैचुरेटेड किया तो उसकी अपीयरेंस होगी डल, क्रम्बली, वीक, रफ सरफेस होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नॉर्मल मिक्स के अंदर आपको अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ मिलेंगी, अपीयर शाइनी, सेपरेट्स इन अ सिंगल मैस फ्रॉम कैप्सूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ओवर ट्रैचुरेशन के अंदर भी आपको सोपी, स्टिकी और स्टिकी टाइप और स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, इस तरह की आपको अपीयरेंस मिलेगी। और ये डिफरेंस आपने याद करना है, ये ईजी है, इतना कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर। कंडेंसेशन थर्ड स्टेप आता है। सबसे पहले प्रोपोर्शनिंग था, उसके बाद ट्रैचुरेशन था, अब कंडेंसेशन आता है। कंडेंसेशन के अंदर आप कैविटी के अंदर आपने पोर कर दिया, सिर्फ आपने हैंड कंडेंसर या मैकेनिकल कंडेंसर के साथ उसको कंडेंस करना है कैविटी के अंदर, ताकि अच्छी तरह और पैक हो जाए, उसके अंदर कोई बबल वगैरह ना आए, उसके अंदर कोई गैसियस पार्टिकल्स ना आए, और बिल्कुल वो कोनों में चले जाए। कॉम्पैक्ट द अलॉय इनटू कैविटीज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अमलगम, जितनी वो चीज़ पैक होगी उतनी स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी, और क्रीप की रिडक्शन कम होगी, मार्जिनल ब्रेकडाउन नहीं होगा। और इसके अंदर भी हैंड कंडेंसेशन हम करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली मेथड, हम अपनी मर्ज़ी से हर साइड पे एक ख़ास फोर्स लगा के हैंड कंडेंसर कर सकते हैं। मैकेनिकल कंडेंसेशन भी करते हैं और अल्ट्रासोनिक भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हैंड कंडेंसेशन है। ये बताया हुआ कि कितनी फोर्स आपने लगानी है, 66.7 न्यूटन। उसके बाद डिलेड कंडेंसेशन शुड बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग, क्योंकि उसके बाद वो सेट होना शुरू हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथिंग प्रॉपर्टीज़ आना शुरू हो जाती हैं। लीड टू वीकर मैस ड्यू टू इंक्रीज मर्करी कॉन्टेंट, वीकर हो जाता है। उसके बाद ओवर पैकिंग, ये सारे स्टेप्स आपने याद करने हैं। कंडेंसेशन के बाद जो आता है स्टेप, वो ओवर पैकिंग, हम ओवर पैक करते हैं थोड़ा सा उसको, और उसके बाद हम उसको कार्व कर देते हैं मर्करी को, ताकि हमारी कैविटी अच्छी प्रिपेयर हो जाए। कार्विंग आता है, रिमूव्स मर्करी रिच लेयर फ्रॉम द सर्फेस, ताकि एट द एंड मर्करी टॉक्सिसिटी ना हो।
रीबिल्ड्स एनाटमी ऑफ द टूथ, जहाँ पे कस्प हैं, अगर पोस्टीरियर में कर रहे हैं जहाँ पे कस्प है वहाँ पे कस्प बनाएं, जहाँ पे फोसाज है वहाँ पे फोसाज बनाएं, और अक्लूजन अपर एंड लोअर जाके देखें तो बिल्कुल क्लास 1 अक्लूजन हो रही है कि नहीं हो रही, वो आपको पता है, वो बाद में कभी बता दूंगा। री एस्टेब्लिशिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ द अपोजिंग डेंटिशन अपर लोअर जॉ की शुड बी स्टोर्ड एट अमलगम इज़ हार्ड इनफ टू रेजिस्ट कार्विंग। ठीक है, आपको जल्दी कार्विंग करनी पड़ती है 2 to 3 मिनट्स आफ्टर कार्विंग इफ स्टेड अर्लियर प्लास्टिक अमलगम पुल्ड आउट एंड स्फेरिकल इजी टू कार्व देन लेथ कट। उसके बाद बर्निशिंग आता है। बर्निशिंग नॉर्मली सरफेस को स्मूथ करने के लिए होता है और ये बॉल बर्निशर से करते हैं। उसके बाद फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग है। हर स्टेप के बाद मोस्टली ये हर डेंटिस्ट्री के स्टेप्स में एट द एंड हम फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ही करते हैं। टू रिमूव पिट्स विच लीड टू टार्निश एंड करोजन, जितनी भी हम प्लैक एक्यूमुलेशन थी वो चीज़ें रिमूव करते हैं, तो शाइनर लगे, और एट द एंड फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग बस फाइनल टच देते हैं कि कोई भी चीज़ हमसे रह ना जाए। लो कॉपर अमलगम के लिए हम 24 घंटों के बाद करते हैं फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, जब सेफ्टन विजिट पे आता है, लेकिन सिंगल कंपोजिशन हाई कॉपर में हम फ़ौरन भी कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टेप फाइनल फिनिशिंग का होता है, वो भी आप कर सकते हैं, जो कि 60 डिग्रीज पे होता है। उससे क्या होता है कि जो मर्करी है वो लीच आउट हो जाता है, जिसके बाद मज़ीद चांसेस कम हो जाते हैं कि बाद में मर्करी लीकेज हो और फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज करे। एट द एंड लास्ट स्लाइड है, थैंक गॉड, एडवांटेजेस ऑफ अमलगम एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अमलगम। एडवांटेजेस में एज यू नो हाई स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। रिस्टोरेशन ऑफ हाई स्ट्रेस बेरिंग एरियाज मोस्टली पोस्टीरियर्स में यूज़ करते हैं, मोलर्स में, प्री मोलर्स में, और लॉन्ग क्लिनिकल सर्वाइबिलिटी, काफ़ी अरसे तक ये फिलिंग चलती है। मेंटेनेंस ऑफ एनाटॉमिकल फॉर्म मेंटेन रहता है, इसके अंदर कस्ट वगैरह अगर आपने बनाए हैं तो वो वैसे ही रहते हैं काफ़ी देर तक, और इजी टू इंसर्ट करना काफ़ी आसान होता है। डिसएडवांटेजेस के काफ़ी ज़्यादा है। लिमिटेड टू पोस्टीरियर टीथ, हम इसको एंटीरियर्स में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लैक कलर होता है, एस्थेटिकली इतने अच्छे नहीं होते, आपका मेटेलिक वाली लुक देते हैं। टार्निश एंड करोजन इसके अंदर हो सकती है, एब्रेजन हो सकती है, उसी तरह पुअर एस्थेटिक्स होते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते। क्रीप मार्जिनल ब्रेकडाउन हो सकती है, और मर्करी टॉक्सिसिटी इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ऐसा इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ में इसको कुछ कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इतना कॉस्टली नहीं पड़ता बाकी रिस्टोरेटिव जितने भी मटेरियल्स GIC या कंपोजिट्स उनकी निस्बत, तो लोग ये भी लगवाते हैं। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।